चलो, गुड मॉर्निंग। अभी हमने लास्ट टाइम बेसिक कॉर्पोरेट फाइनेंस का देखा था। उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके मीनिंग क्या है। फिर दो डिसीजंस के बारे में बात की थी, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें मैंने आपको शार्क टैंक का एग्जांपल दिया था, राइट? आपने देखा है शार्क टैंक? शार्क टैंक इंडिया? नहीं। वहाँ पे मतलब किसी को भी अगर कंपनी को, कोई भी कंपनी को अगर फंड रेज करना हो, तो उसके लिए जो वो बंदा, जो फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है, वो लेता है उसका फाइनेंसिंग डिसीजन। लेकिन जो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है उस नए स्टार्टअप में, या फिर जो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पैसे मार्केट से ले रहा है, उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग लेते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, राइट? सो इन दो डिसीजंस के बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे थे, दोनों डिसीजंस के क्या फीचर्स होते हैं। एक मिनट। हाँ, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में हमने बात की थी, वो सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आंसर इन ब्रीफ के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का, अगर 8 मार्क का आता है तो कम से कम 7 से 8 पॉइंटर्स आपको लिखने। हर एक पॉइंटर में इतना पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, एक 2-3 पॉइंटर्स भी आपने उसमें लिख दिए तो भी चल जाएगा। एटलीस्ट उसमें से आपको कंसेप्ट सामने वाले को बतानी है कि उस पॉइंटर में क्या क्या कंसेप्ट आई है, ठीक है? उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। थोड़ी सी आपको मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट की इंट्रोडक्शन भी दी थी पिछले लेक्चर में, कि फिक्स कैपिटल किस चीज़ के लिए लगता है, वर्किंग कैपिटल किस चीज़ के लिए लगता है। अभी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आज हम मोस्टली तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद अगले हफ्ते में इसका हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, बाकी का हम क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? सो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अगर एग्जांपल दूं मैं, तो हम घर की बात करते हैं, राइट? घर में हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मम्मी वर्किंग वुमन हो या फिर हाउसवाइफ हो, तो उन उनके पास आपके पापा घर खर्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसे देते हैं कि अभी मैंने आपको ये मेरी सैलरी में से 5-6 हज़ार दिए हुए, आपको इसमें जितना हो सके उतने दिन तक घर चलाना है। सो वो मम्मी क्या करती है, दिन के जो हर दिन का जो खर्चा आता है, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, डॉक्टर का खर्चा हो, या फिर कोई भी आपको परचेस करना हो, उसके लिए जो खर्चा लगता है, उसके लिए डेली बेसिस पे जो मम्मी पैसे देती है, वो होता है लाइक वर्किंग कैपिटल। मतलब डेली बेसिस पे मुझे पैसे की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे वो मैं खर्चा कर रही हूँ, और मेरे जितना है मैंने रखे थे उसमें से वो कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कभी कोई घर में बड़ी चीज़ लेनी हो, लाइक आपको टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, वो चीज़ ऐसी है कि जो आप आने वाले 10-20 साल तक चेंज नहीं करोगे, राइट? उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फिक्स कैपिटल फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको घर घर का एग्जाम्पल समझ में आया कि उसके लिए फिर मुझे नॉट नेसेसरी कि पैसे मैंने घर में अलग से रखे होंगे, फिर उसके लिए मुझे चाहे लोन लेना पड़ता होगा डायरेक्टली। मैं इतनी बड़ी अमाउंट, फिर अभी 25-30 हज़ार का है तो इतना मैं डायरेक्टली मेरे सेविंग में से या फिर मेरी सैलरी में से मैं नहीं कर सकती, हम लोग लोन लेते हैं, राइट? सो वैसा ही किसी भी कंपनी को डेली खर्चे के लिए, फिर चाहे उनको रॉ मट आपको अभी किसी भी मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जांपल यानी किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उनके लिए एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको पहले रॉ मटेरियल लेना पड़ता होगा। रॉ मटेरियल लेने के बाद वो प्रोडक्शन साइकिल होती है, प्रोडक्शन साइकिल में भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो उनको डेली पेमेंट करना पड़ता है। या फिर आपकी कंपनी का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या फिर ऐसे जो खर्चे हैं जो रिकरिंग है, बार बार आते हैं, उसके लिए जो कंपनी पैसे अलग से लगती है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, डेली बेसिस पे वो लगता है। फिर इस इन इन केस में वो बैंक से भी लोन लेती है, वैसा बिजनेस लोन, तो वो होता है वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, फॉर एग्जांपल मुझे, मेरे पास ऑलरेडी एक मशीनरी है, उसके लिए मुझे कोई तो एक मशीनरी चाहिए, फिर चाहे वो मशीनरी मैं रेंट पे भी ले सकती हूँ, या फिर मैं उसको खरीद भी सकती हूँ, जो मुझे आने वाले कई सालों तक लगने वाली है। उसके लिए अगर मैं कोई कैपिटल साइड में रखती हूँ तो दैट विल बी द फिक्स कैपिटल, जो मेरी किसी फिक्स्ड असेट के लिए लगने वाली है। और वर्किंग कैपिटल जो मुझे डेली बेसिस पे कैश फ्लो चाहिए किसी भी कंपनी में जो लगता है, फिर वो वर्किंग कैपिटल में सैलरी के लिए भी यूज कर सकती हूँ।
नॉट नेसेसरी कि मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल परचेस करना है, जो डेली खर्चे आने वाले हैं, जो उस महीने में लगने वाले हैं। और ये वर्किंग कैपिटल कभी कभी बार बार लेना पड़ता है। मतलब अगर मैंने इस महीने के लिए मैंने बोला है कि कंपनी ने कि मुझे एक 25-30 लाख का मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, आपको उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और वर्किंग कैपिटल रिलेटेड लोन भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब एक बार बुक में देख लेते हैं कि दिया क्या है। Okay, so capital requirement is when a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. मतलब उन्होंने क्या बोला, पहली मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आई, मुझे उस बिजनेस आइडिया पे काम करना है, राइट? उस आइडिया के लिए मुझे सबसे पहले मैं ये देखूंगा कितना मुझे पैसा लगने वाला है, राइट? So the first and foremost step is to take the decision on the amount of capital requirement to start and run the business. ये जो एग्जांपल दिया है उन्होंने, ये न्यू बिजनेस का है। कोई भी मतलब पहले से चालू किया हुआ बिजनेस है और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट लगने वाली है, वैसा नहीं है। दिस इज अ न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो दिस टास्क हैज टू बी परफॉर्म विद utmost केयर। Therefore financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement। ठीक है, अभी डायरेक्टली कैपिटल रिक्वायरमेंट पे जाती हूँ। फिक्स कैपिटल के बारे में उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, देखो। एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। ये फर्नीचर मतलब कोई अपना मामूली फर्नीचर नहीं, ऑफिस का, जो मुझे टेबल कुर्सी लेना है या फिर ऐसा कुछ लेना है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी इनफ है, क्योंकि उसकी लाइफ उतनी ज्यादा नहीं होती है। डिपेंड्स, देन दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. ये नए कंपनी के बारे में बात हो गई। However, existing companies may also need such capital for their expansion and development. अभी फॉर एग्जांपल टाटा की गाड़ी की मैं बात करूँ, कुछ तो ऐसे पार्ट्स होंगे जो मैं आउटसोर्स करके ले रही हूँ, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया मेरे पूरे खर्चे का, तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो वो रॉ मटेरियल जो है डेवलप करने के लिए थोड़ी सी मशीनरी है। अगर मैं और मशीनरी खरीदता हूँ जो मुझे बाकी के प्रोडक्ट्स में भी यूज हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि मैं आउटसोर्स करने से अच्छा मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूँ, मेरी कम से कम वो कॉस्ट तो कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो लाइक एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स। अभी आपको जब भी ये नोट पूछी जाएगी फिक्स कैपिटल पे या फिर वर्किंग कैपिटल पे, तो इसमें से ना फर्स्ट 2 लाइन है, देखो, वो मार्क करो। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट्स विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। दीज असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये फर्स्ट 2 लाइन यू हैव टू राइट। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो जो उन्होंने दिया है नीचे। फिर they first prepare okay, initial planning of fixed capital requirement is made by companies promoters. For this they first prepare a list of fixed assets needed by the company. ये पूरी प्रोसेस उन्होंने एक कंपनी, जब नई कंपनी फॉर्म हो रही है उसके हिसाब से दिया है, राइट? Okay, and the cost of different fixed assets is calculated and the resulting figure would be the total fixed capital requirement of the new firm. इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको फिक्स कैपिटल के बारे में नोट आती है तो यू जस्ट गिव 2-3-4 लाइन्स और वो एक एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है? नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है? इसके हम सबसे पहले एक बार ना पॉइंटर्स देख लेते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी आपको थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल दिया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। Acquisition of old assets, acquisition of assets on concessional rate, international conditions, trend in economy, population trend, customer preference, competitive factor। ये तो हो गए हेडर्स, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? नेचर ऑफ बिजनेस का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो 2 टाइप की इंडस्ट्री है, लाइक एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उनको प्लांट सेटअप करना है, उनको हेवी मशीनरी चाहिए, वो हेवी मशीनरी को देखने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, राइट?
फिर दूसरी इंडस्ट्री आती है सर्विस इंडस्ट्री। अभी सर्विस इंडस्ट्री के लिए इतना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, उनको क्या लगता है ज़्यादा वो ऑफिस में बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स, उतना ही, उन्हें कोई मशीनरी वगैरह सेटअप नहीं करनी है। सो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि इंडस्ट्री वाइज या फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज होगी। फिर शायद ऐसा हो सकता है कि सर्विस इंडस्ट्री वालों को फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट कम हो लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगे। वाइसे वर्सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है, वर्किंग की कम हो सकती है। दिस इज द एग्जाम्पल। अभी आपने ये एग्जाम्पल भी आप पेपर में लिख सकते हो, राइट। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज to invest huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed assets. Trading business is also one of the part of service industry, वो भी सर्विस देते हैं। Second, size of a business, where a business firm is set up to carry on large scale operation, its fixed capital requirements are likely to be high. It is because most of their production processes are based on automatic machines and equipments. फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई स्टील इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री, उनकी मशीनरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो, नॉट नेसेसरी उसको भी उतनी हेवी मशीनरी लगेगी। सो दोनों की रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की ही ज़्यादा है, लेकिन आपकी बिजनेस का साइज अलग है। सो उसके हिसाब से भी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। सो क्या दो पॉइंटर्स हुए, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस, एंड मोस्टली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो फीचर्स है और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फीचर्स है उसके पॉइंटर्स ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो आपको याद रखने में आसानी होगी। Third is scope of a business. It's same like a size of a business. Ki there are business firms which are formed to carry on production or distribution on large scale. Such businesses would require more amount of fixed capital. Same example. Okay, just pointer is different. Extent of lease or rent. इसमें वही एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई तो है मशीनरी है एक पर्टिकुलर, लेकिन मुझे किसी एक एक्स्ट्रा मशीनरी की ज़रूरत है क्योंकि मैंने शायद प्रोसेस चेंज की है जो करंट प्रोसेस में फॉलो कर रही थी अपने प्रोडक्शन के लिए, या फिर मैंने कुछ नया डिस्कवर किया है जिसके लिए मुझे अलग मशीनरी लगने वाली है। लेकिन मेरे पास अभी उतने फंड्स नहीं है कि मैं वो मेरे जो फंड जितने फंड्स है वो मैं उस नए मशीनरी में डाल सकूँ। नई मशीनरी का खर्चा आ रहा है 20-30 लाख के आसपास, लेकिन अगर मैं वही मशीन किसी से लीज पे ले रही हूँ, इट्स नॉट लाइक मैं आउटसोर्स कर रही हूँ। आउटसोर्स करना इज डिफरेंट, लीज पे लेना इज डिफरेंट। अगर मैं लीज पे ले रही हूँ तो लीज पे लेके मैं मेरे ही प्लांट में वो आएगा और मैं वहां पे काम करूंगी। आउटसोर्स करना मतलब मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ कि तू अपने फैक्ट्री में जाके प्रोड्यूस कर। इट्स नॉट लाइक दैट। सबलीज करना और रेंट करना और आउटसोर्स करना ये दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस है। वो मशीनरी मैंने डिसाइड किया मैं परचेस नहीं करूंगी। मैं मेरा कोई तो एक है पार्टनर या फिर जो इस चीज़ का वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसके लिए मैं मैंने उसके पास गई, मैंने बोला कि मुझे ये तेरी मशीनरी है वो मुझे रेंट पे चाहिए। फिर चाहे वो पूरा महीना मुझे लगेगा या फिर मुझे उस महीने के कुछ या फिर हफ्ते में 2 दिन लगेगा, 2 दिन तो मैं उतना रेंट तुझे पे करता हूँ, मैं अपना जितना प्रोडक्शन है वो निकाल लूंगा, वापस खत्म। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे वो सबलीज और रेंट एग्रीमेंट होते हैं। तो वैसे भी उससे क्या होगा, जो मेरा फंड है वो ब्लॉक नहीं रहेगा, राइट। मेरे फिक्स कैपिटल में ब्लॉक नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ये सेम है, एक्सटेंट ऑफ लीज और लेंड और सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोसेस कर रही हूँ मैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, of production to others, limited assets are required to carry out the production। अभी अब कार के एग्जाम्पल है तो कार का बाहर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन कार में जो आजकल वो स्क्रीन लगती है या फिर जो अंदर सीट कवर्स लगते हैं वो कोई टाटा महिंद्रा नहीं प्रोड्यूस करते, वो लोग बाहर से लेके आते। सो इट्स लाइक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस जो अंदर कहीं, या फिर कार का कलरिंग होता होगा, नॉट नेसेसरी कि वो उनकी कंपनी में हो रहा है। अभी ये बड़े स्किल वाले जिनके मैंने नाम लिए, लेकिन पहले पहले ऐसा होता होगा कि उन्होंने कलरिंग के लिए किसी का अलग प्लांट है वहां पे गाड़ी आ जाती होगी, राइट। या फिर पैकेजिंग का होता है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया लेकिन पैकेजिंग मेरे प्लांट में नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं जितना मेरा फिनिश प्रोडक्ट है वो मैं पैकेजिंग के लिए कहीं और भेज रही हूँ, राइट। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। 6 इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। सेम मतलब जैसे हम कोई
रीसेल की हुई गाड़ी खरीदते हैं, मुझे अभी गाड़ी नए गाड़ी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे रीसेल में वो ऑलमोस्ट 60% कम अमाउंट में मुझे वो गाड़ी मिल रही है. सेम लाइक फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर पब्लिक यूटिलिटीज, सेम वो वही वही करते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर मेरा नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे वो मशीनरी सिर्फ 2-3 साल के लिए लगने वाली है. अगर 2-3 साल के लिए करना है तो मैं क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है. किसी के पास पहले से एसेट पड़ी हुई है, उसकी यूजफुल लाइफ फॉर एग्जांपल और 4-5 साल या फिर 10 साल बची है, तो ठीक है, मैं उससे वो रीसेल में ले लूँगा, फिर आगे चल के वो भी मैं बेच दूँ या फिर मैं किसी और को बेच दूँ. मतलब क्या बोलते हैं, म्हणजे एकदम मी भंगारात विकेन नाहीतर मग मी दुसऱ्याला कोणाला तरी वापरायला देईन असं. ठीक आहे. सो दिस इज ॲक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स. नेक्स्ट इज ॲक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन अ कंसेशनल रेट, मतलब डिस्काउंट पे मिलना. सो विद अ व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल एट द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट अ कंसेशनल रेट. मतलब अगर किसी भी रूरल जगह में मुझे गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट करनी है, गवर्नमेंट बोलता है कि चलो एक काम करो, आपके पास फंड्स नहीं है, आपकी आइडिया अच्छी है, मैं आपको थोड़ा डोनेशन देता हूँ या फिर सब्सिडी भी बोलते हो उसको, मैं आपको सब्सिडी देता हूँ इतना, आप ये लो पैसे, या फिर मैं आपको ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, आप इस पे प्लान डेवलप करो. देन दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंपनी. गवर्नमेंट बोलता है आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास आइडिया है, आपके पास मशीनरी है, आप ये लैंड ले लो जो मैं आपको कंसेशनल रेट पे दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप डेवलपमेंट करो, और जिससे क्या बोलते हैं, जिससे लाइक देश का डेवलपमेंट हो. राइट. सो दिस इज अ एक्विजिशन ऑफ असेट्स एट अ कंसेशन. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया है, ये नॉर्मल बिजनेस में भी हो सकता है. इंटरनेशनल कंडीशन, दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस carrying business on international level. For example, companies expecting war may decide to invest large fund to expand fixed assets before there is a shortage of material. मतलब वो किसी दूसरे देश से वो लेते हैं कि अभी वॉर हो गया तो मेरे आगे चल के मुझे उन चीज़ों की कमी महसूस होगी, तो मैं किसी दूसरे देश के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि आप उन सारी कंडीशन डेवलप होने से पहले ही मेरे लिए वो रख दें. ठीक है. Next is trend in economy. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed asset. मतलब आगे चल के आपको दिख रहा है, आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी पढ़ा होगा. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा होगा? नहीं, आप कॉमर्स वाले ही हो ना? हाँ, ओके. तो वहाँ उसमें क्या होता है कि आप अपने कंपनी का एक ना लाइफ डिसाइड करते हो कि मेरी कंपनी आगे चल के कितने साल तक चलेगी. अगर आपको लगता है मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मस्त काम कर रहा है और कम से मिनिमम 10 साल तो चल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लाइक उनको पता है कोविड आ जाए, वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली, फिर चाहे फूड इंडस्ट्री हो, नहीं बंद होने वाली. तो उनका एक बेसिक लाइफ डिसाइड होता है कि कम से कम इतने साल तो चल जाएगा. तो उनको जितना अपने बिजनेस का लाइफ पता होता है, उसके हिसाब से वो लोग फिक्स कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. आपको इफेक्ट समझ में आया? राइट. सो दैट इज अ ट्रेंड इन इकोनॉमी, या फिर हाँ वही. सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ट्रेंड. व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, रेडीमेड गारमेंट्स. जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट. उतना मुझे उसमें फिक्स कैपिटल डालना पड़ेगा, मुझे मशीनरी मेरी इंक्रीज करनी पड़ेगी. आजकल ब्रांडेड कपड़ों का भी बहुत चल रहा है, लोकल ज़्यादा कोई खरीदता नहीं है, ऑनलाइन चलता है. अमेजोन वाले का बिजनेस कितना बढ़ गया, उसका तो फिर भी सर्विस इंडस्ट्री है, लेकिन जितना वैरायटी वो देगा अपने ऐप पे, उतने लोगों के साथ उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. किसी को शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी आइडिया अच्छी है, उसके कपड़े बहुत चल, लेकिन उसके पास उतना फंडिंग नहीं है, तो वो लोग उसको प्रोवाइड भी कर सकते हैं. सो जैसे पॉपुलेशन या फिर जैसे ट्रेंड अलग अलग होता रहेगा, वैसे उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड will require large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. जैसा कंज्यूमर का प्रेफरेंस होगा वैसे वो लोग रिक्वायरमेंट डिसाइड करेंगे और वैसे वो फंडिंग करेंगे. Competitive factor. This factor is prime element in decision making
Regarding fixed capital requirements, if one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. For example, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी इंडस्ट्रीज का हम ऑडिट करते थे सब जगह टैली होता था। एसएपी की आदत नहीं थी। जब तक हम थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप तक आए तब तक बहुत सारे कंपनीज में सैप आ गया। तो धीरे धीरे वो चेंज आ गया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सैप में काम करना चालू किया तो बाकी सबने टैली भी निकाल दिया। बहुत कम ऐसे इंडस्ट्री बची है या फिर कंपनीज बची है जिनमें टैली पे काम चल रहा है आज तक। सो जैसे जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स अपने अपने बिजनेस में ऑटोमेशन ला रहे क्योंकि कंपटीशन बढ़ती है। ये एक बंदा मुझे लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोट और या फिर जेबीएल का भी कंपैरिजन अगर मैं करूं तो बोट अलग अलग ला रहा है, वैसे ही जेबीएल ला रहा है, फिर और कोई तो एक आया है फायर बोल्ट वगैरह, वैसे भी लोग वेरेबल्स हाथ के वेरेबल्स है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे कोई एक बंदा नई चीज़ मार्केट में लाते हैं हर कोई उसकी कॉपी करने को बैठा है या फिर हर कोई उसमें और डेवलपमेंट रिसर्च कर रहा है, राइट। सो अगर वो नया चीज़ बना रहा है या फिर नया चेंज उसको लाना है तो उसके लिए वापस उसको रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी, राइट। सो ये सारे हो गए पॉइंटर्स। अभी ये टोटल 12 पॉइंटर्स है, उसमें से कम 8 से 10 तो आप याद रखो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ वर्किंग कैपिटल की तरफ। वर्किंग कैपिटल का तो मैंने एग्जांपल आपको पहले से ही दिया है। अब एक बार हम टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एक चीज़ आप अपने आगे चल के किसी भी करियर में जाओ, सीए बनो, सीएस बनो या फिर कॉमर्स रिलेटेड कोई भी, आज के बाद जितने भी पेपर आप दोगे आपको याद रखना है कि आपको वो सब्जेक्ट की लैंग्वेज आनी चाहिए। जितनी उस चीज़ की आदत आप अभी से डाल लोगे आपको पेपर लिखने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीए इंस्टीट्यूट की बात करूं, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखोगे, लीगल लैंग्वेज नहीं लिखोगे, इंस्टीट्यूट डायरेक्टली 0 मार्क्स देता है। वो ये नहीं देखता कि इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है। जितने जितने वर्ड्स उनको चाहिए उतने आंसर में नहीं आए थे, डायरेक्टली गिव 0 मार्क्स। ये हर चीज़ के बारे में होता है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, फिर चाहे वो आप अपनी गवर्नमेंट के जो एग्जाम यूपीएससी वगैरह हो, उनको भी वही नीड है। सो ये आदत धीरे धीरे डालो। स्कूल तक कैसा होता था 10वीं तक की नहीं मैं अपनी लँग्वेज में मुझे कन्सेप्ट समझ में आ गया, मी माझ्या माझ्या भाषेत लिहेन। आता तसं नाही चालणार, ओके। सो पॉइंटर्सचे जे हेडर्स आहेत त्या हेडर्समध्ये एक्झॅक्ट शब्द कोणते कोणते आहेत वो आपको सब याद रखना है। फिर चाहे आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप 12th की भी एग्जाम दोगे, 12th बोर्ड भी वही चीज़ें देखता है कि आप बराबर वैसे के वैसे पॉइंटर्स जितना उनके बुक में वो लिख रहे हो या नहीं, ठीक है। सो working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activities. आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मम्मी खर्चा डिसाइड करती है, सब्जी लाने के लिए कितने चाहिए आज, मेडिकल के लिए कितना चाहिए, और अगर कुछ किराना चाहिए तो उसके लिए कितना चाहिए। सो आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है सबसे पहले बात फिक्स कैपिटल की होती है, बाद में वर्किंग कैपिटल की होती है। A business firm requires funds to store adequate raw materials in stock. उनको इन्वेंटरी मेंटेन करनी होती है। A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. कैश पे हो गया तो बात खत्म, फंड जितने मैंने डाले थे मैन्युफैक्चरिंग में मुझे वैसे के वैसे मेरे फंड्स वापस आ गए। लेकिन जब मैं फंड्स क्रेडिट में लेती हूँ तो वहाँ पे टाइम आ जाता है, राइट। कि मैंने एक बंदे को सेल किया लेकिन वो मुझे एक 10-15 दिन के क्रेडिट पीरियड के बाद वो मुझे पैसे वापस दे रहा है, तो लेकिन उस 10-15 दिन के लिए मेरे पास, मुझे तो मेरा बिजनेस कंटिन्यू करना है, मुझे तो फंड चाहिए ना, उसके लिए लगती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में से भी आप मैनेज कर सकते हो, या फिर आप बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग्स लेके, या फिर आप मार्केट, अगर आप बड़ी कंपनी हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, ठीक है। सो ये ऊपर का तो ठीक है। दस अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, मुझे इन्वेंटरीज मेरे स्टॉक में रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेंटरीज ही नहीं होगी तो मैं प्रोडक्शन में क्या डालूंगी, राइट। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, रिसीवेबल्स मतलब क्या, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स जो आने वाला है, और पेएबल मतलब जो जाने वाला है, राइट।
करेक्ट एंड थर्ड इज फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन 3 चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है। The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. That is okay. Some authorities consider working capital as equivalent to excess of current assets over current liabilities. ये तमाम फाइनेंस में पढ़ते हैं। Working capital is equal to current assets minus current liabilities. ऐसा आता है, लेकिन अलग अलग लोग हैं, और जो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आता है दैट इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल, दैट इज अ नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन अदर अथॉरिटीज व्यूड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू करंट असेट्स। वो बोलते हैं कि सिर्फ करंट असेट इज द ओनली वर्किंग कैपिटल। सो जितने अलग अलग ऑथर्स हैं उनकी अलग अलग वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, लेकिन जितना कॉमर्स में मैंने आज तक पढ़ा है, हमेशा वर्किंग कैपिटल हम नेट वर्किंग कैपिटल क्या कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू डू इट एज अ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, अभी जाते हैं हम साइक्लिकल फ्लो ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। हम किसी भी इंडस्ट्री में गए ना, तो पूरी इंडस्ट्री ना 2 साइकिल पे चलती है। फर्स्ट साइकिल इज प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, सेकेंड इज ऑर्डर टू कैश। प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट वो साइकिल होती है जो मेरी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जो मुझे मेरे परचेसर से लेना है, और ऑर्डर टू कैश मतलब जो मैं फिनिश प्रोडक्ट बना रही हूँ वो मुझे सेल करना है, वहाँ पे जो प्रोसेस चलती है, राइट। सो प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट में क्या आता है, प्रोडक्शन से पहले इन्वेंटरी मेरे पास है, उससे प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के लिए मुझे पहले इन्वेंटरी चाहिए, इन्वेंटरी मैं अपने वेंडर से लेती हूँ। सो वेंडर को इन्वेंटरी के लिए या फिर रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देने से वेंडर को पेमेंट करने तक जो साइकिल आती है वो होती है प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। और ऑर्डर टू कैश मतलब मुझे जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, वो जो बंदा वो परचेस करने वाला है, वो जब से मुझे ऑर्डर देता है तब से मुझे पैसा मिलने तक, इन सारी चीजों में पूरा कैश फ्लो रन होता रहता है। मतलब जो मैंने सेल किया है वहां से मुझे पैसे आएंगे, फिर वो पैसे मैं इन्वेंटरी में डालूंगी, या फिर वो पैसे ही मैं रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए लगाऊंगी, राइट। सो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। सो दैट इज द साइकिल फ्लो ऑफ द वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? हाँ, एक बार हम पढ़ते हैं। A business firm needs fund to finance its working capital needs. Prominent share of this fund is used to buy the raw material and remaining part is kept available to pay the wages and expenditure. Right? ये जो मेरा funds था, सबसे पहले raw material purchase करने के लिए लगेगा या फिर wages के payment के लिए। Thus, the working capital which was in the form of a cash is converted into inventories. Raw materials are converted into work in progress and then finished goods. With the sale of the finished goods, they turn again into account receivables, presuming the goods are sold on a credit basis. अगर credit basis पे होगा तो ही account receivable होगा, वरना cash basis पे होगा तो directly funds हमारे पास आ जाएंगे. Normally, account receivables have maturities of specific days after billing date. Collection of receivables brings back the cycle to the cash. आपको flow समझा पूरा cash का? So a part of cash may be used to either pay to the creditors, to income tax, to salaries, wages, or to declare the dividend, and the rest of it is put into circulation again. I think this is the additional information. ये आपको हम एक बार क्वेश्चन आंसर में देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए या इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव. ओके, सो अगेन नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. हमने जो पहले पॉइंटर्स देखे थे सेम, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स है. उसके पहले क्या था पॉइंटर? स्कोप ऑफ अ बिजनेस. देन सो फर्स्ट 2 पॉइंटर्स आर ऑलमोस्ट सेम. प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैनेजमेंट एबिलिटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. अभी हम ये सारे पॉइंट्स एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है. Nature of business is again same. Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption, उनको less working capital लगेगा क्योंकि उनकी फिक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. This is compared to fixed capital requirement. As there would be constant and sufficient cash inflow, कारण त्यांचं cash inflow सतत होत असतो, त्याच्यामुळे तो outflow त्यांचा तिथून मॅनेज होतो. त्यांना प्रत्येक वेळेला कॅपिटल लाने की हर टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है. ये ज़्यादा से ज़्यादा नीड सर्विस इंडस्ट्री को भी
लगती है. Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of the continuous flow of cash from their customers. What is public utility concern? These concerns provide services such as transport, gas, electricity. उनके लिए continuous flow नहीं रहता है cash का, तो उनको ज़्यादा लगता है. On the contrary, if the business is dealing in luxurious product, it requires huge amount of working capital as sale of luxurious items are not frequent. कभी कभी होता है. Trading merchandising firms which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers' demand and have to extend credit facilities. Okay. सेकेंड इज साइज ऑफ बिजनेस. अगेन सेम जो फिक्स कैपिटल में देखा था, साइज पे डिपेंड करता है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लगने वाला है, वर्किंग या फिक्स. वॉल्यूम ऑफ सेल्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ अ वर्किंग कैपिटल. जितना मेरा सेल्स का वॉल्यूम होगा उतना मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सेल कंटिन्यूस बेसिस पे होता है. ऐसा नहीं कि मैंने महीने में पूरा प्रोडक्शन करके रखा, मैं एट द एंड ऑफ अ मंथ सेल करूंगी. नहीं, डेली बेसिस पे सेल चलता रहता है. डेली सेल बुक होता है बहुत बड़े बड़े कंपनीज में. डेली कितने तो करोड़ का सेल बुक होता है. सो जितना आपका वॉल्यूम ऑफ सेल रहेगा उतना आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा. फिक्स कैपिटल उतना उस टाइम पे ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आपका प्लांट ऑलरेडी सेट है, राइट. So next is production cycle. The process of converting raw materials into finished goods is called production cycle. If the period of production cycle is longer, the firm needs more amount of working capital. For example, कोई बिल्डिंग बना रहा है, उनको भी फिक्स कैपिटल लगता है, उनको भी वर्किंग कैपिटल लगता है, क्योंकि डेली वर्कर्स रहते हैं उसमें, डेली रिक्वायरमेंट अलग अलग चेंज हो सकती है. सो जैसे जैसे वो बिल्डिंग बना रहा रहता है ना, वैसे वैसे उसका साइकिल टाइम ज़्यादा है प्रोडक्शन का. बिल्डिंग इट इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रोडक्शन ना, सो उसका साइकिल टाइम ज़्यादा है. तो जितना आपको टाइम लगेगा उतना आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा टाइम लेबर काम करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, अचानक से बारिश हो गया, कुछ तो अब उन्होंने पहले बनाया हुआ था उसको कुछ नुकसान हो गया, सो ये रिपीट बेसिस पे चलता रहता है. सो जितनी प्रोडक्शन साइकिल लंबी उतना आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा. Business cycle, the process of converting raw material into finished goods, it's called production cycle. If the period of production cycle is longer, then the firm needs more amount of working capital. मैंने वापस production cycle ही read किया. Business cycle is what? When there is a boom in the economy, sales will increase, right? This will lead to increase in investment in stocks. This require additional working capital. During recession, sales will decline. मतलब जैसे जैसे like economy का factor जो हमने पहले देखा, जैसे जैसे economy react होगी वैसे वैसे मेरे कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होगी. टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेस बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल, देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल. मतलब मेरा जो वेंडर है वो बोल रहा है कि नहीं, अभी अभी सामान लो और अभी अभी मुझे पेमेंट कर दो, मुझे नहीं चलेगा कि आप 10 दिन के बाद या फिर 30 दिन के बाद पेमेंट करो. तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरे जो जिनसे मैं सेल करने वाला हूँ उनको मैंने बोल के रखा है कि आप थोड़े टाइम के बाद आप मुझे दे दो पैसे, राइट. तो मेरा तो इनफ्लो नहीं होगा, लेकिन आउटफ्लो तो मुझे टाइम टू टाइम करना है, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होगी. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. उसके लिए मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. Credit control. Credit control includes the factors such as volume of credit sales, terms of credit sales, the collection policy, etc. If credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. ऊपर का जो एग्जाम्पल है वही से ये पॉइंट रिलेट करता है. इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स. इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स. बैड डेट्स हो सकता है, आप वैसे ही बोल रहे हो कि आप मुझे हाँ ठीक है लेट पेमेंट करो, लेकिन कितने कितने कंपनीज में लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस रहते हैं, मतलब इतने लंबे कि 6-7 साल तक पैसे ही नहीं दिए ऐसा. सो दैट इज अ ग्रोथ, दैट इज अ क्रेडिट कंट्रोल. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. इट वाज सेम पॉइंट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में था कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अ फर्म. जैसा मेरा एक्सपेंशन होगा वैसे ही चेंज होगा. देन मैनेजमेंट ability. The requirement of a working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for a higher level of working capital. ऐसा भी होता है बहुत सारे कंपनी में, इतना इन्वेंटरी जमा के रखते हैं कि कभी कभी हो जाता है कि वो एक्सपायरी हो जाती है उसका कोई, या फिर वो यूजलेस हो जाती है. सो अगर आपका वो फंड्स तो एंगेज हो गया ना, उसका यूज कुछ नहीं हो रहा है, सो देन माय फंड इज एंगेज, फिर उसको मेंटेन करने के लिए और मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा. सो दैट इज अगेन कम्स एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन.
ये डिसीजन भी उस फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है कि कितनी मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मैं कितना ऑर्डर दे रहा हूँ, कितना मेरा इन्वेंटरी है, ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रहा है। या फिर कुछ कुछ लाइक फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो ना पेरिशेबल आइटम है, उसका आप ओवर स्टॉकिंग नहीं कर सकते। आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्गर इंडस्ट्री है, उनके लिए चीज़ की रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर मंथ की डिसाइडेड होती है, क्योंकि उसका क्या बोलते उसका शेल्फ पीरियड, अब शेल्फ पीरियड एक टर्म होता है कि वो जो एक रॉ मटेरियल है या फिर वो फिनिश गुड है, उसका एक पर्टिकुलर शेल्फ पीरियड होता है कि इतने इतने दिनों तक ही वो चलेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ शेल्फ पीरियड। तो अगर उसका ओवर स्टॉकिंग करते हो, आपने ऑलरेडी उसमें फंड्स अपने एंगेज रखे हैं, तो कुछ यूज़ ही नहीं है ना, वो फोकट में आपके पैसे एंगेज हो गए, राइट। सो डोंट डू दैट। सो दैट इज अ मैनेजमेंट एबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट का क्या, मैनेजमेंट ने उस हिसाब से वो डिसीजन लेना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। एज एंड व्हेन मतलब ये बिजनेस लोन होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले आपको आइडिया आ गया कि मुझे इतने इतने फंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उतना उतना फंड वो बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने इतने फंड्स मुझे मेरे अकाउंट में चाहिए। दैट इज अ करंट अकाउंट इज मेंटेन इन अ बैंक, राइट। करंट अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों कैपिटल रिक्वायरमेंट के डेफिनेशंस और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। अभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये डिस्टिंग्विश करके खत्म करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर? अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कैपिटल स्ट्रक्चर में ना 4 चीजें आती है। पहला आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो आपकी कंपनी के ओनर्स है वो लोग कितना कितना शेयर्स होल्ड करते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड आता है हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में बता दूं तो जितना मेरा प्रॉफिट्स होता है हर साल का, उस प्रॉफिट्स में से कितना पोर्शन मैंने बाजू में रखा है, मेरे रिजर्व में रखा है, मेरी आने वाले किसी इमरजेंसी के लिए या फिर किसी कोई भी ज़रूरत हो सकती है, उसमें से मैं रिजर्व में से मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड नेक्स्ट इज माय डिबेंचर्स। सो ये 4 इंक्लूड होते हैं जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं। यू हैव टू डू द टोटल ऑफ ऑल दिस। So the company can raise its capital from different sources, that is own capital and borrowed capital, or both. Own capital consists of equity share capital, preference share capital, and reserves and surplus. On the other hand, borrowed sources are debentures and loans. Most of the time long-term loan and short-term loans होता है. A combination of different sources are used in a capital structure. It is nothing but a security mix. ओके आपको बस उतना वो कंसेप्ट याद में रखना है, उसमें कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। शायद से न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आ सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे। सो ये तो अलग अलग डेफिनेशन है। RH vessel लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, दैट इज ओके। व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? अभी जो मैंने आपको अभी जो हमने बात की ये वही है। इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। Equity shares are shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference shares. Generally जब भी किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है या फिर लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन वाइंडिंग अप मतलब वो कंपनी बंद हो जाती है पूरा, उसकी एक प्रॉपर लीगली प्रोसेस होती है। एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वो जो सारे कंपनी के देखेगा कितने कितने लोगों का पेमेंट बाकी है, कंपनी के असेट्स कितने हैं, उसमें से वो पेमेंट होगा। सो जब भी वो पेमेंट्स रिलीज किए जाते हैं सबके, उसमें से सबसे एंड में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब उनको लिटरली बचा कुचा मिलता है कंपनी का। सबके पेमेंट करने के बाद जितना बचा है उतना वो बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दो। इसलिए इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज रिस्की, बट इट्स लाइक अ ओनरशिप, राइट। So they own the company, they bear ultimate risk associated with the ownership, जो मैंने अभी आपको बात बताई। They carry dividend at fluctuating rate depending upon the profit, not necessary आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा, 10-20 साल में भी मिलता है। Preference share capital, preference shares carry preferential right as to payment of dividend and have priority over equity shares for return of capital when the company is liquidated, जो मैंने आपको अभी बात बताई। उसके बाद है रिटर्न अर्निंग, इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट इज़ नथिंग बट अ प्लॉइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक मतलब मेरा जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से जितने मेरे कंपलसरी पेमेंट्स है वो होने के बाद जो मैंने बाजू में रखा है, दैट इज अ प्लॉइंग बैक, लाइक बाजू में रखना। देन
Borrowed capital means debentures and term loan. Debentures, it is acknowledgement of loans raised by the company. Company has to pay interest at an agreed rate. उनका रेट फिक्स होता है, उतना पेमेंट कर, जैसे हम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं ना, फिर कोई भी लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, वैसे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है. Term loans are provided by bank and other financial institutions. They carry fixed rate of interest. To understand both debentures को भी और term loan को भी, दोनों का ही fixed rate of interest होता है. To understand the above concept, we shall consider the following balance sheet. यहाँ पे दिख रहा है, देखो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और लाइबिलिटीज में. यहाँ पे देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड प्लस डिबेंचर्स. इस पे न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है, बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आपको बस ये कंपोनेंट्स याद रखने की कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है. ठीक है. आई थिंक आगे चल के हमें हर एक चीज़ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हर एक कंपोनेंट है उस पर ऑलमोस्ट हमें हर एक चैप्टर है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, डिपॉजिट है, राइट. तो डिटेल कंसेप्ट हम वहाँ पे देखेंगे. डिस्टिंक्शन, आपको ये डिस्टिंक्शन 4 या 5 मार्क का आ सकता है. एक बार हम एक्सरसाइज में देखती हूँ मैं डिस्टिंक्शन के बारे में. यस, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सो वी हैव टू डू इट. ओके, कितने बस 6 पॉइंट है सिर्फ. सो व्हाट इज मीनिंग, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट. किसी भी फिक्स्ड एसेट के लिए, फिर फिजिकल एसेट के लिए जो कैपिटल बाजू में रखा है, दैट इज अ फिक्स कैपिटल. वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ अ करंट एसेट. इन्होंने तो और ज़्यादा और ईजी दिया है कि वर्किंग कैपिटल इज सम ऑफ अ करंट एसेट. Nature, it stays in the business almost permanently and it keeps changing. It is a circulating capital. उस चीज़ को ना अंडरलाइन करो, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, या फिर ऊपर का जो था वो सम ऑफ करंट एसेट. ये वर्ड्स भी लिख दिए ना वैसे के वैसे डिस्टिंक्शन में, यू विल गेट अ फुल मार्क्स. फिजिकल एसेट को अंडरलाइन करो, फिर वर्किंग कैपिटल में सम ऑफ अ करंट एसेट को. ओके. नेक्स्ट इज नेचर को, नेचर में इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट कीप्स चेंजिंग. जो जितना मैं पढ़ रही हूँ ना उतना उतना अंडरलाइन करो. पर्पस, इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा. देन इन वर्किंग कैपिटल इट इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऐसे याद रखो. ठीक है. देन सोर्सेस, फिक्स कैपिटल कहाँ से आता है? कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. हाँ, एंड वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स और ट्रेड क्रेडिट. वो एग्जाम्पल्स. ओके. ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर इज, इन्वेस्टर्स क्या इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे करो नीचे फ्यूचर प्रॉफिट को अंडरलाइन करो और इमीडिएट रिटर्न्स को. And last is point, risk. Investment in fixed capital implies more risk and working capital is less risky. So 6 points क्या थे? Meaning, nature, purpose, sources, objective of investor and risk. Okay, so ये तो चैप्टर खत्म हो गया. अभी टाइम तो ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे यहाँ पे. ठीक है. इसमें से जितना आपको मैं घर पे करने को बोलूँगी वो एक बार आप पढ़ लेना. ठीक है, एक बार रिवाइज करो इस चैप्टर को. आपको कोई क्वेरी? कर लो. एक मिनट.